वेलकम क्लास। आज हम हमारी जो सेकंड यूनिट है इथोलॉजी, उसका सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे हम। और बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका ये है। और इसमें कोशिश करेंगे हम कि जितने कंसेप्ट हम एक बार में ले सकते हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो पहला जो कंसेप्ट है इसमें, यानी पहले आप इसको समझिए कि कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी का मतलब क्या है। कि व्यवहारिकी में कई प्रकार की अवधारणाएं जो हैं वो दी गई हैं, कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो समझाए गए हैं। इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कंसेप्ट्स ऑफ इथोलॉजी, इसमें पहला जो कंसेप्ट है इसका वो है आपका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, या जिसको हम कह रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, या हिंदी में कहें हम इसको तो स्थायी क्रियाक्रम की अवधारणा। अब स्थायी, सबसे पहले हम बात करें कि स्थायी क्रियाक्रम से हमारा क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है कि स्थायी क्रियाक्रम से हम क्या समझते हैं, या ये क्या चीज है, कौन से कंसेप्ट जो हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसकी जो डेफिनेशन हम इसको दे सकते हैं कि वह जन्मजात व्यवहार जो जाति विशेष में स्थायी और रूढ़ होता है और समन्वित प्रेरक क्रियाओं का एक क्रम होता है, इसे स्थायी क्रियाक्रम कहते हैं। देखिए आप इसको समझिए, डेफिनेशन से मैं जान रहा हूं कि आपको ये मेरी बात जो है वो इतनी ज्यादा समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर होती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर चार पांच चीजें हमने इसके बारे में कही है कि स्थायी क्रियाक्रम का मतलब एक चीज तो आपको समझ में आई होगी कि ये एक प्रकार का व्यवहार है। ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये व्यवहार है तो किस प्रकार का व्यवहार है, जो परिभाषा हम दे रहे हैं कि वह जन्मजात व्यवहार। ठीक है। जन्मजात व्यवहार का मतलब क्या होगा? ऐसा व्यवहार जो कि सीखा नहीं जाता है और जन्म से ही प्राणी को उसका ज्ञान जो है वो होता है, यानी वो व्यवहार बिना सीखे किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज जाति विशेष, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। हर जाति में ऐसा जो व्यवहार है वो अलग अलग प्रकार का होगा। जरूरी नहीं है कि एक जाति में इस प्रकार का जो व्यवहार पाया जा रहा है वो दूसरी जाति में भी उसी प्रकार से पाया जाता है। देन स्थायी, स्थायी से हमारा मतलब है कि जो हमेशा रहता हो, यानी जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आता हो। एम रूढ़, रूढ़ जो रूढ़िवादी जिसको हम कहते हैं, एक जो टर्म है रूढ़िवाद, उसका यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो रूढ़ी से आप क्या समझते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जो कि कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है और जिसका कारण क्या है ये पता नहीं हो, ऐसा कोई जो चीज होती है उसको हम कहते हैं कि ये रूढ़ी है। तो ये स्टीरियोटाइप्ड है, रूढ़ है, यानी ये फिक्स्ड होता है कि इसमें इस प्रकार से होगा, उसके बाद वैसा होगा, फिर उसके बाद वैसा होगा। ये हमेशा स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देन समन्वित प्रेरक क्रिया, समन्वित प्रेरक क्रिया का मतलब क्या होगा कि इसमें एक से अधिक प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो कि एक दूसरे से समन्वित होती है, कोऑर्डिनेटेड होती है, यानी वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर जो है वो होती है। यदि एक क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया इसके साथ में होगी। ठीक है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको यहाँ कहा था कि इसके अगर हम कुछ बात देखें तो ये बिना अनुभव या ज्ञान के किया जाने वाला व्यवहार है, यानी आपको उस चीज को सीखने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने उस व्यवहार को पहले एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन वो हमेशा आप उसी प्रकार से उसको करते हैं, या कोई प्राणी जो है वो उस व्यवहार को उसी प्रकार से करता है। ठीक है। दूसरा ये हो गया कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सीखा नहीं है, तब भी वो व्यवहार जो है वो अगर कोई जंतु जो है वो करता है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो वंशानुगत है, यानी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आया हुआ व्यवहार है। और हम जानते हैं कि इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो जाते हैं वो जीन के द्वारा ले जाए जाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार की कुछ विशेषताएं जो है वो अगर हम देखना चाहें तो इसको हम देखें कि क्रमबद्ध तरीके से जो व्यक्त किए गए व्यवहार जो हैं वो स्थायी होते हैं,
और ऐसे व्यवहार को स्थायी क्रियाक्रम के रूप में हम जानते हैं। इन रूढ़ व्यवहारों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इनका उद्गम जो है वो जटिल होता है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये इस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न किस प्रकार से हुआ है, ये एक जटिल प्रकार का उद्गम इनका है। लेकिन जो व्यवहार है उसको हम अनुमान कर सकते हैं कि अब क्या होगा, पूर्वानुमानित है ये, क्योंकि हमने आपको यहाँ कहा कि ये समन्वित प्रेरक क्रियाओं का क्रम है कि एक क्रिया होगी उसके बाद दूसरी क्रिया होगी, इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब एक ये क्रिया हुई है इस व्यवहार में, तो दूसरी क्या क्रिया होगी। बाद में मैं जब आपको इसका एक एग्जाम्पल दूंगा तब इन सब चीजों को आपको वापस समझाऊंगा, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तीसरी चीज कि ये जो व्यवहार है ये बहुत अधिक सटीक होते हैं, और जो किया जाने वाला जो व्यवहार है उसकी एक निश्चित क्रम की एक श्रृंखला इनके अंदर पाई जाती है, और जाति विशिष्ट होते हैं, ये मैंने आपको बताया है यहाँ पर, और अनुभव का इन व्यवहारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इस प्रकार का व्यवहार को सीखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए एक्सपीरियंस का इन व्यवहारों के ऊपर कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। ओके, और ये जाति विशिष्ट होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण, जैसे आपने पढ़ा है टेक्सेस, पढ़ा है आपने, जिनको हम कहते हैं अनुचलन, जैसे रसायन अनुचलन, अमीबा, एक एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा कि अमीबा को अगर हम किसी माध्यम में रखते हैं और वहां पर हम कोई माध्यम में पीएच का परिवर्तन करते हैं तो वो उसके प्रति रिएक्ट करता है और उसकी बाउंड्री से ही वो दूर चला जाता है। टेक्सेस और काइनेसिस आपने वहां पर पढ़े होंगे। एक आपका रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि आप अगर बैठे हुए हैं और आपके साथी ने चुपके से पीछे से कोई आलपिन चुबो दी या चिकोटी काट ली, तो हमारा जो रेस्पॉन्स होगा कि हम अपना हाथ जो है वो वहां जल्दी से हटाएंगे, या जैसे एकदम किसी गर्म चीज के ऊपर अपना हाथ लग जाता है तो हम जल्दी से उसको हटा लेते हैं। उसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्या आपका हाथ किसी गर्म चीज पर लगता है तो आप सोचते हैं कि मैं इसको हटाऊं या नहीं हटाऊं? आप बिना सोचे समझे अपना हाथ उसी समय पर वहां से हटा देंगे। या जैसे मकड़ी के द्वारा जाला बनाना, क्या मकड़ी को किसी ने ट्रेनिंग दी है कि जाला जो है वो किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए? या चिड़ियाओं के द्वारा घोंसला बनाया जाना है, चिड़िया ने कहीं से नहीं सीखा है, उसने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है कि मुझे घोंसला किस प्रकार से बनाना चाहिए। इसी तरह से मानव शिशु का हंसना या रोना, बच्चे को हमने हंसना नहीं सिखाया, रोना नहीं सिखाया, लेकिन छोटा बच्चा होता है तब भी अगर आप उसके सामने कोई विशेष प्रकार की क्रिया करते हैं तो वो हंसता है, तो या जैसे रोता है, और रेंग करके चलता है, वो भी उसने हमने उसको नहीं सिखाया है। तो ये चीजें जो है वो आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। ओके, इसके अलावा कुछ और उदाहरण है जो कि आपने देखे हुए हैं, जैसे बारिश के समय पर मोर का नाचना। आपने ये पढ़ा है कि या सुना है कि मोर जो है वो बादलों को देख करके नाचता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये उसके एक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर का एक पार्ट है, जिसमें कि वो अपने फीमेल को, मोरनी को रिझाने के लिए नाच जो है वो नाचता है, इस प्रकार का डांस जो है वो करता है। या जैसे आपने सुना होगा कि दर्जन चिड़िया जो है पत्तों को सी करके और नेस्ट बनाती है, उनको सिला जाता है। तो क्या उसको किसी ने सिलाई करना सिखाया है? नहीं, वो उसने अपने आप सीखा हुआ है, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है, कि वो उसके जीन्स में है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये इस प्रकार से चलता रहता है। तो इस प्रकार के व्यवहार जो है वो इस कंसेप्ट में रखे जाते हैं, जिसमें कि जाति विशिष्ट ये होते हैं, और इनका सीखने के बाद में इसको सीखा नहीं जाता है, और इसकी कोई आवश्यकता वहां पर इसको सीखने की नहीं होती है। लेकिन सभी जातियों में इसका व्यवहार जो है वो एक निश्चित प्रकार का होता है। जैसे अगर हम बात करें कि सीखे हुए व्यवहार और नहीं सीखे हुए व्यवहार, इसमें एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको, जिससे कि आपको इसका अंतर जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे साउंड प्रोडक्शन, मनुष्य के द्वारा आवाज निकालना, वो उसको सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस आवाज को एक विशेष स्वरूप देना, भाषा का स्वरूप देना, तो भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे आप हिंदी बोलना सीखते हैं
इंग्लिश बोलना सीखते हैं या फ्रेंच या जापानीज बोलना आप सीखते हैं, तो वो भाषा आपने सीखी है, लेकिन जो आवाज आप निकाल रहे हैं वो आवाज आपने नहीं सीखी है। वो आवाज निकालना एक जन्मजात गुण है और उसको सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो आपको यहाँ पर सीखनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि आपको ये स्थायी क्रियाक्रम जो है वो समझ में आया होगा कि वह जन्मजात व्यवहार जो जाति विशिष्ट होता है, स्थायी एवं रूढ़ और समन्वित प्रेरक क्रियाओं का क्रम होता है, उसे हम स्थायी क्रियाक्रम कहते हैं। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, सिगमंड फ्राइड और मेडोगली ने सहज प्रवृत्ति के ऊपर प्रयोग किए थे, और इसमें अगर हम देखें तो लॉरेंज ने ये कहा कि जो सहज प्रवृत्ति होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन से डिफरेंट होती है। जैसे कुछ उदाहरण देता हूं मैं आपको, जिनको हम बाद में एक लर्निंग का और अलग से आएगा व्यवहार, वहां पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अकेले पाली गई गिलहरी, यानी अपने पेरेंट्स से उसको दूर रख करके और पाला गया हो, पिंजरे के अंदर रख करके उसको पाला गया हो, और उसको मूंगफली खाने के लिए जब हम देते हैं तो वो उन मूंगफलियों को वो खाने के बाद में जो बच जाती हैं उनको वो उस पिंजरे के फर्श को खोद करके और दबाने की कोशिश करती है। ठीक है, और हम जान रहे हैं यहाँ पर कि वो फर्श जो है वो सीमेंट का बनाया हुआ है, वो उसको खोद नहीं पाती है, लेकिन वो क्रिया उसी प्रकार की करती है जैसे कि वो मिट्टी खोद करके और रखी हुई है, और अंत में वो उसको रख भी देती है, उसके सामने वो पड़ी हुई है। हमें दिख रही है कि मूंगफली जो है वो फर्श के ऊपर ही रखी हुई है, लेकिन उसने वो सब क्रियाएं की हैं जिनके द्वारा अगर उसको भूमि या जमीन जो है मिलती और वो उसको वहां पर दबाती है। ठीक है, इसी तरह से एक ग्रे लेग गूज में एक रिट्रीवल रेस्पॉन्स जो है वो होता है। ये क्या होता है, इसको मैं आपको एक छोटे से वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा वीडियो देखिए आप यहाँ पर, और इससे आपको ये चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। देखिए, ये ग्रे लेग गूज है और ये इसका एग है। ठीक है, इस अंडे को अगर इससे हटा करके और दूर रख दिया जाता है, तब ये अपनी चोंच उस अंडे के ऊपर रख करके और उसको एक विशेष प्रकार से अपने वहां पर लेकर के और अपने नीचे लेकर के आता। देखिए, ये यहाँ पड़ा हुआ है, अपनी चोंच से ये इसको घुमा करके और नीचे की ओर ले जा रहा है। क्लियर आपको ये चीज दिख रहा है ना ये आपको? ओके, ओके, वापस हम हमारे इसके ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ बता रहा था मैं आपको, ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होगी, ये हमारे ऑनलाइन की कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं, मैं ये दिखा दिया था मैंने आपको। ये देखिए बात, एक रिट्रीवल रिस्पॉन्स जो मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाया था, उसमें आपने देखा होगा कि देखिए, होता वो तो आर्टिफिशियली उसके वहां से उठा करके और दूर रखा गया था, लेकिन प्राकृतिक स्थितियों में भी क्या होता है कि ग्रेले गूंज जो है वो अपना घोंसला जो है, घोंसला कह सकते हैं हम इसको, कि ये छोटा सा बनाकर डिप्रेशन में इसने अपने अंडे जो है वो यहाँ पर दे दिए। तो जब ये इन अंडों को सेने के लिए बैठता है, तब एक्सीडेंटली कोई अंडा जो है जब वो दूर चला गया, तो जब ये बैठता है अंडों के ऊपर और जब इसको नजर आता है वो अंडा कि वो घोंसले से बाहर पड़ा हुआ है, तब ये अपनी चोंच से उसको लेने की कोशिश वापस करता है। तो ये अपनी चोंच जो है वो उसके ऊपर रखता है, और चलिए हम इसको वापस स्टार्ट करते हैं शुरू से। थोड़ा सा ये आपको एक वीडियो दिखाने के कारण से थोड़ा सा मेरा ये दिक्कत हो गया था, तो इसको हम वापस लेते हैं। स्लाइड शो फ्रॉम करंट।
ये बात बता रहा था मैं आपको। वो जो वीडियो हमने देखा है उसमें हमने ये देखा था कि उसमें तो वो आर्टिफिशियली उसको हटा दिया गया था, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो जब ये घोंसला है, इसका घोंसला कह सकते हैं हम इसको, इस पे जब ये आकर के बैठता है और इसको अपना एक अंडा जो है वो दूर पड़ा हुआ दिखता है, तब ये क्या करता है कि अपने इस अंडे को ये वापस लेने की कोशिश जो है वो करता है, और एक खास तरीके से अपनी गर्दन को घुमाते हुए, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था, तो उस तरह से ये इसको वापस लेने की कोशिश जो है वो करता है। और ऐसा वो हर बार करेगा, उसी प्रकार से करेगा जैसे कि अंडा जो है वो उसको नजर आता है, तब ये उसी प्रकार की क्रिया जो है वो करेगा। तो मैंने आपको ये कहा था कि ये स्थायी होता है, रूढ़ होता है और पूर्वानुमानित होता है। इस प्रकार का व्यवहार जो है वो पूर्वानुमानित होता है। हम जान सकते हैं इसको, एक बार हमने देख लिया कि ये इसका अंडा बाहर पड़ा हुआ है, तो इस अंडे को ये वापस अंदर लेने की कोशिश जो है वो करेगा। तो ये हर बार वही क्रिया बिल्कुल उसी प्रकार से अपनी गर्दन को घुमाता हुआ इस अंडे को अपने साथ में लेने की, बाकी के अंडों के साथ लेकर के उनको सेने की कोशिश वापस ये करने लगता है। ओके, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो पहला कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे स्थायी क्रियाक्रम या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो जो सीक्वेंस है आपकी वहां पर, अगर इस प्रोसेस में अंडा जो है वो अगर छूट जाता है, तब वो वापस यही क्रिया जो है वो करने इससे लग जाएगी। तो लॉरेंस ने ये कहा कि इसको देख करके और ऐसा लगता है कि प्राणी जो है उसके दिमाग में उस समय पर या उसके मन में उस समय पर कोई तनाव आ गया है, और वो उस तनाव को दूर करने का प्रयास जो है वो कर रहा है। तो ये जो क्रिया है, इसको लॉरेंस के अनुसार जब एफएपी का प्रदर्शन किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जंतु जो है वो किसी प्रकार के दिमागी तनाव से मुक्ति पाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। उसको इन वैक्यूओ रिलीज जो है उन्होंने कहा था। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ आपको जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि एक कैनरी हैन है जिसको कि हमने क्या किया, पिंजरे में बंद करके और रख दिया। रिप्रोडक्टिव सीजन में ये पक्षी अपना घोंसला जो है वो बनाते हैं। अब पिंजरे में रखा हुआ है उसको, तो उसको कोई नेस्ट बिल्डिंग मटेरियल जो है वो नहीं मिल रहा है। नेस्ट बिल्डिंग मटेरियल मतलब ऐसी सामग्री जिससे कि वो अपना घोंसला बना सके, वो नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करेगा कि अपना ही एक पंख चोंच में लगा करके और उसको पिंजरे में घूमता रहेगा, और इस प्रकार का प्रयास करता है कि वो घोंसला बनाने की क्रिया को कर रहा है। ये इस प्रकार की क्रिया का प्रदर्शन जो है वो करता है। ठीक है। दूसरी चीज कि इस प्रकार के जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, स्थायी क्रियाक्रम, बाद में आगे से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एफएपी से डिनोट करेंगे, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, स्थायी क्रियाक्रम। तो इस एफएपी पर विकास के बलों का कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यवहार अगर किसी में आ गया है, तब वो व्यवहार जो है वो उसी प्रकार से प्रदर्शित होता रहेगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, आपने बंदर देखे हैं, और बंदर को, जैसे काले मुंह वाला बंदर है, इस बंदर को आपने चलते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि ये बहुत संकरी जगहों से भी निकल जाता है, या जैसे तार के ऊपर से भी चल करके वो निकल जाता है, या जैसे खास करके अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो एक उसमें गलता गैंग के नाम से एक प्रोग्राम जो है उन्होंने किया था, जो कि गलता, जयपुर में जो गलता जी है, वहाँ जो बंदर पाए जाते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी सीरीज बनाई हुई है। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इसको, गलता गैंग के नाम से। तो इसका नेशनल ज्योग्राफिक का एक अच्छा प्रोग्राम है ये, उसमें आप इनके व्यवहार को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि वो बंदर जो है तार के ऊपर भी चल सकता है, जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन जो घर में आ रही है उसके ऊपर चल करके वो घर के अंदर आ जाए। तो उस समय पर अगर आप देखें बंदर को, तो उसकी जो पूंछ होती है, वो पूंछ उसके बैलेंस का काम करती है। या जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बहुत बार तमाशों में एक रस्सी बांध करके उसके ऊपर छोटा बच्चा या लड़की जो है वो चलने का प्रयास करती है, उसके हाथ में एक लकड़ी रहती है जिससे कि वो अपना बैलेंस बनाने का काम है। उसी प्रकार से बंदर भी जो है वो अपनी पूंछ से बैलेंस बनाने का काम जो है वो करते हैं। अगर वो लेफ्ट साइड में गिरने जा रहा है या उसका अनबैलेंस्ड होकर के लेफ्ट साइड में झुक रहा है, तो अपनी पूंछ को वो राइट साइड के अंदर करता है, जिससे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बनी रहे। तो विकास के क्रम में क्या हुआ कि पूंछ जो है वो लुप्त होती गई।
तो कुछ ऐसे बंदर भी हैं जिनमें की पूंछ जो है वो बहुत छोटी रह गई है, और इन पूंछ का बैलेंसिंग में कोई उपयोग जो है वो नहीं है। लेकिन ऐसे छोटी पूंछ वाले बंदर भी अपनी पूंछ को उसी प्रकार से हिलाते हैं जिस प्रकार से लंबी पूंछ वाले। तो ये एक स्थायी क्रियाक्रम है, और इसका विकास के बलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि पूंछ छोटी हो गई है, लेकिन वो उसको बंदर उसी प्रकार से उसको घुमा रहा है। ओके, तो कुछ उदाहरण अगर हम देखें, an example of FAP may be someone that has memorized a poem or piece of music but must start over there at the beginning if interrupted। देखिए बहुत बार क्या होता है कि इसका उदाहरण हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि आपने मान लीजिए कि कोई एक कविता जो है वो याद कर ली, ठीक है, आपके साथ भी इस प्रकार से हुआ होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे आप गा रहे हैं, बीच में आपको किसी ने रोक दिया तो उसके बाद आप उसको अगले शब्द से चालू नहीं करेंगे, उसको आप वापस पहले पर ले जाएंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे। या जैसे माउथ ऑर्गन वगैरह आप बजा रहे हैं, कोई म्यूजिक पीस आपने गाना उसके ऊपर बजा रहे हैं, आपको बीच में रोक दिया, तो जहां से आपने रोका था वहीं से आप उस गाने को स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको आप वापस शुरुआत से बजाने की कोशिश करेंगे। आप खुद एक बार अपने साथ ये करके देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कोई एनिमल फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को स्टार्ट करता है तो वो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ता है। इसीलिए तो हमने कहा इनवेको रिलीज होता है, ये दिमागी तनाव से मुक्ति पाने का प्रयास है, ये उसको इस तरह से कर रहा है। ओके, यहाँ बीच में मैंने कुछ लिख दिया इंग्लिश में, अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे एक यूरोपियन कुकू जो है वो, ये कुछ इवेंट्स जो हैं उसके अंदर बताए हैं कि वो बिल्कुल उसी प्रकार से इनको करती है कि ये घोंसला बनाएगी, है ना, और अंडे देगी इसके अंदर, और फिर ये अपने बच्चों के लिए वो दाना पानी लेने के लिए जाएगी। तो घोंसला बनाना, बच्चों को पालना, और ये जो है वो चीजें इसने सीखी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उसी प्रकार से ये क्रियाएं जो हैं वो करेंगी। इसी तरह से ये हम बाद में भी पढ़ेंगे कि इंस्टिंक्ट लर्निंग का एक तरीका है, और इसके बारे में शायद मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि कोयल जो है वो अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले के अंदर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जब बच्चा निकलता है बाहर, तब मैंने कहा था कि इसकी पीठ के ऊपर छोटा सा गड्ढा होता है। तो देखिए छोटा सा बच्चा, अभी इसकी आंख भी नहीं खुली है, लेकिन ये इन अंडों को इससे बाहर निकाल देगा। यूट्यूब पर इसका एक वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आपको ये व्यवहार बहुत अच्छी तरह से वहां पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा भी है, वो भी हम पढ़ेंगे वहां पर। तो कभी कभी चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि ये आपका एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पर इसको न तो ये दिखा है, न इसकी गंध आई है, केवल इसके पीठ के ऊपर जो गड्ढा है उस पर इसने इसको महसूस किया, और ये उसको इस घोंसले से बाहर गिरा देगा। ओके, तो दूसरी जो अवधारणा है हमारी, वो है चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा। पहला फिक्स्ड एक्शन पैटर्न पढ़ लिया हमने, दूसरी अवधारणा की बात करते हैं हम यहाँ पर, वो है चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस। तो ये भी क्या होता है, सरल प्रकार का होता है, और जाति विशिष्ट उद्दीपन होता है जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की अभिव्यक्ति को प्रेरित करता है। यानी ऐसा सरल और जाति विशिष्ट उद्दीपन जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की अभिव्यक्ति को प्रेरित करता है। तो जो पिछला उदाहरण जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसने इसको देखा नहीं है ना, लेकिन इसको एक उद्दीपन मिला है यहाँ पर, है ना, सेंस ऑफ टच, सिग्मो रिसेप्शन, और उसके कारण से इसने इसको बाहर निकाला, और ये निकालने की जो प्रक्रिया है ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। लेकिन इस फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की शुरुआत जो हुई है वो एक स्टिमुलस के कारण से हुई है। ओके, जैसे डेविड लेक ने 1943 में ये पाया कि नर यूरोपियन रोबिन जो है वो अपनी सीमा में आने वाले लाल वक्षीय रोबिन के ऊपर आक्रमण जो है वो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक फिश होती है 3 स्पाइन स्टिकलबैक फिश, गैस्ट्रोस्टियस एकुलेटस। इसमें क्या होता है कि प्रजनन काल में नर की अधर सतह जो है वो लाल रंग की हो जाती है,
और वो सीमा का रक्षण जो है वो करने लग जाता है। तो निकोटिन बर्गन ने इसके लिए क्या किया कि अलग अलग मॉडल बना करके और प्रयोग किए। ये चैप्टर आज का क्लास में जब खत्म करूंगा तब आपको मैं इसका एक वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूंगा जो मैंने यूट्यूब से लिया है, और उसको आप देख करके और इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया इसके अंदर, देखिए आप यहाँ पर कि ये साइंस ट्यूबुलस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये आपका स्टिकलबैक फिश है, ठीक है। तो ये नर है जिसमें कि इसकी सतह जो है वो लाल रंग की नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो ऐसा मॉडल रखा जो कि वास्तव में इस फिश के जैसा ही है, ओके। दूसरा, इस फिश की आकृति से अलग प्रकार की आकृति बना करके और उस मेल को दिखाए गए ब्रीडिंग सीजन में जो कि अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहा है। टेरिटरी डिफेंड करना क्या होता है ये मैंने लास्ट चैप्टर में आपको दिखाया था, ओके। तो उन्होंने ये देखा कि ये देखिए यहाँ पर, ये तो जो रियलिस्टिक मॉडल हो गया इसका, और ये मॉडल इस स्पीसीज से मिलते हुए नहीं है, लेकिन इनकी बेली जो है, बेली यानी नीचे वाली अदर सतह जो है वो लाल रंग की है। तो क्या होगा यहाँ पर कि जब हम इस नर को ये दिखाते हैं मॉडल, तो ये बिल्कुल वास्तविक स्टिकलबैक के जैसा ही है, लेकिन इसके ऊपर वो अटैक नहीं करेगा। ये जो है वो इसकी जाति से नहीं मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वो इस लाल रंग के लिए सेंसिटिव हो रखा है इस समय पर कि जिस भी लाल रंग की नीचे की अदर सतह जिसकी लाल देखेगा तो उसको वो अटैक करता है। और जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा, बीच में भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, हमारा डिले हो गया इस बीच में। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये प्रोसेस जो है वो दिखाऊंगा, ओके। इसी तरह से जो हेरिंगल्स होती हैं, घोमर जिसको कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं जब इनके पेरेंट्स भोजन लेकर के और घोंसले के ऊपर आते हैं तो वो सबसे पहले इनकी पीली चोंच देखते हैं। चोंच अंदर जैसे पक्षी आकर के बैठा उनको चोंच नजर आती है, इस चोंच के ऊपर एक लाल रंग का धब्बा होता है और वो उसको बार बार थपथपाते हैं, यानी अपनी चोंच से उस जगह को बार बार छूते हैं तेजी से, तभी उनके माता पिता जो हैं इन बच्चों को भोजन करवाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि कार्डबोर्ड के अलग अलग तरह के मॉडल बनाए गए और उन बच्चों को दिखाए गए। जैसे बच्चा घोंसले के ऊपर बैठा रहा है और उसके ऊपर ले जा करके वो मॉडल जो है वो ले जाया गया, ठीक है। तो उसके रेस्पॉन्स किस तरह के होते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे मॉडल जो कि उसके पेरेंट की चोंच से नहीं मिलते हैं, लेकिन जिन पर लाल धब्बा होता है और उसी को वो थपथपाते हैं, बिना लाल धब्बे वाली को वो नहीं थपथपाएंगे, यानी उसको ठक ठक वो नहीं करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ जो लाल रंग है उसके कारण से वो उसको कर रहे हैं। तो इसको हम साइन स्टिमुलस कह रहे हैं, चिन्ह उद्दीपन। कि इस व्यवहार का कारण क्या है कि वो एक विशेष प्रकार का चिन्ह जो है, जो कि यहाँ लाल रंग है, उसके कारण से इस व्यवहार का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। जैसे देखिए ये हेरिंगल है, ये इसकी पीली चोंच है और ये नीचे लाल रंग का धब्बा है। तो ये लाल रंग का धब्बा इधर भी होगा, तो ये बच्चा जो है बार बार इसको छुएगा, बार बार थपथपाता है, तो ये अपनी चोंच से जो भोजन भी लेकर के आई है वो भोजन इसको दे देती है, ठीक है। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए वापस ये बच्चा है और ये इस तरह से इसकी चोंच को थपथपाते हैं, तो ये इसको भोजन जो है वो करवाएगा। इसका वीडियो भी आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। उसमें आप लिख दें उसमें हेरिंगल फीडिंग चिक्स, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा वहां पर, जो आप बहुत अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जिनको कि हम अपने स्टडी के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए ये उदाहरण है इसमें। तो इसमें देखें आप कि इसमें तो ये मॉडल जो है सब एक जैसे ही हमने लिए हैं यहाँ पर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडल इसका रूप जो है अगर अलग अलग तरह का भी हो, तब भी जो लाल रंग है वो मायने रखता है यहाँ पर इस व्यवहार के लिए। जैसे अगर हमने इन सब मॉडल को बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा कि आपका हेरिंगल का स्ट्रक्चर जो है वो होता है, ये देखिए यहाँ पर, है ना। तो ये देखा गया
कि जब भी हम लाल रंग वाले को लेकर के जाते हैं तब वो उसको जरूर थपथपाएगा 100%। और कलर अगर खत्म होता जाता है वैसे वैसे उसको थपथपाने की परसेंटेज जो है वो कम होता जाता है। जैसे यहाँ कुछ ब्लैक कलर है तब भी 85% उसको टच कर लेते हैं। ये ब्लू कलर है तो 84% कर लेंगे। व्हाइट कलर का स्पॉट है तो 70% बच्चे जो है इसको थपथपाएंगे। लेकिन अगर कोई भी कलर नहीं है यहाँ पर तो वो इसको बिल्कुल नहीं थपथपाएंगे। लेकिन जब भी हम लाल रंग वाले को लेकर के जाएंगे तब वो उसको 100% उसको टच करने की कोशिश जो है वो करता है, उसको थपथपाता है। तो ये इस चिन्ह के कारण से हो रखा है। और यहाँ पर ये चिन्ह लाल रंग जो है वो आपका साइन स्टिमुलस होता है। तो इसके अलावा जो साइन स्टिमुलस है वो तो किस किस प्रकार का हो गया। लाल रंग किस प्रकार का स्टिमुलस कहेंगे उसको, दृश्य उद्दीपन, यानी जिसको देख करके और व्यवहार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन कुछ उद्दीपन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कि सुना जाता है तभी वो व्यवहार होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको यहाँ पर कि जो टर्की हैन है उसके बच्चे को अगर हम पिंजरे के अंदर रख देते हैं तो वो चिल्लाएगा और उसकी मदर जो है वो उसको आकर के और छुड़ा कर लेगी उस पिंजरे से। जैसे हमने एक छोटा सा ऐसा केज टाइप का बना दिया और उसके ऊपर उसको रख दिया तो वो उसकी डिस्ट्रेस कॉल कहते हैं इसको, चीख पुकार। तो मदर जो है जब उसकी सुनती है उसको तब वो उसको ले जाएगी। अब ऐसा हम क्यों करें कि उसने आवाज को सुन करके ही उसको हटाया। अगर हम इस बच्चे को एक ऐसे कांच के पिंजरे में रख दें जिससे आवाज बाहर नहीं आती तो वो जो मदर है उसको वो चूजा नजर आ रहा है और वो चिल्ला भी रहा है लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन रही है तो वो उसको बचाने नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ये जो स्टिमुलस है वो ऑडिटरी साइन स्टिमुलस कहलाएगा, श्रवण चिन्ह उद्दीपन। ठीक है। इसी तरह से कुछ उद्दीपन जो है वो रासायनिक उद्दीपन होते हैं। जैसे हम बात करें कि आपने देखा होगा कि कुछ कीट जो है वो किसी खास तरह के पौधे की ओर ही आकर्षित होते हैं तो वो उस पौधे की गंध से उस पौधे के ऊपर आकर्षित होते हैं। या प्राणियों में जैसे एक जिप्सी मॉथ होता है आपका, या जैसे हम बात करें ल्यूटेंडेंट ने जो है फिरामोन में, हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि मेल सिल्कवर्म मॉथ जो होता है लेमेंटेरिया डिस्पर, ये फीमेल की विशिष्ट गंध के कारण आकर्षित होता है। लगभग 2 मील दूर से इसको गंध आ जाती है फीमेल की और ये वहां पर चला जाता है। या अकॉर्डिंग टू फ्री 1961 इन्होंने ये कहा कि जो मधुमक्खी मनुष्य को डंक मारती है वो हमारे पसीने की गंध के कारण से, और जो कलर हमें उसको नजर आता है, हमारा डार्क कलर नजर आता है, उसके कारण से वो डंक जो है वो मार देती है। तो यहाँ पर ये जो उद्दीपन हुआ है आपका, ये उद्दीपन किस प्रकार का उद्दीपन है, ये आपका रासायनिक प्रकार का उद्दीपन होगा। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे अधिसामान्य उद्दीपन की या सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की। इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ किस चीज का, इस वाला जो उदाहरण मैंने आपको ये दिखाया था तो इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। एक दूसरा वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर भी यही है। चलिए कोशिश करता हूँ मैं कि मैं आपको एक वीडियो जो है वो दिखा सकूँ। ये रहा है। चलिए ये वीडियो देखिए आपने। देखिए ये वीडियो है, आप इसको देखिए। इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमने यहाँ पर, ये तो नॉर्मल है शेप इसका, ये अलग तरह का शेप है। वापस देखिए शुरू से इसको देखिए। इसमें हमने क्या किया, ये तो नॉर्मल टाइप का है, ये फिश टैंक के अंदर 3 मॉडल ऊपर से लटकाए हुए हैं। ये तो उस जाति के जैसा ही दिखता है जो है, ये जाति से अलग प्रकार के आकार हैं लेकिन बेली इनकी लाल है, इसमें बेली लाल नहीं है। समझ में आ रही बात आपको ये? ओके, अब आप देखिए इसको होता क्या है इससे। ये नॉर्मल हो गया आपका और ये डिफरेंट शेप विदाउट विद रेड बेली, दिस इज अगेन डिफरेंट शेप विद रेड बेली। और ये आपका नर स्टिकलबैक फिश है। इसके ऊपर ये हमने इसके वास्तविक इसी की जाति के संरचना के समान मॉडल को इसको दिखाया। तो ये
कोई एक्शन ये नहीं कर रहा। देखिए ये बिल्कुल यहाँ बैठा हुआ है, जिसके बिल्कुल इतना पास में लगे, लेकिन फिर भी ये कोई क्रिया जो है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मॉडल को ऊपर से हमने एक धागे से इसमें तार से बांध रखा है, और इसको हम इसको दिखा रहे हैं फिश टैंक के अंदर। ओके, दूसरा देखिए आप इसको यहाँ पर कि हमने इसकी शेप ये देखिए, ये बिल्कुल इसको आकर के आक्रमण करने की कोशिश करेगा और इसको भगाएगा यहाँ से। ये देखिए, हालांकि ये इसकी जाति की, इसका शेप जो है इसकी जाति के जैसा नहीं है, स्टिकलबैक के जैसा शेप नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल एक और अलग शेप हम यहाँ लेकर के आए हैं, और ये क्या करेगा इसको, ये देखिए, ये इसको आक्रमण करके और भगाने का प्रयास जो है वो करता है। ये एक प्रकार का साइन स्टिमुलस है। यहाँ पर ये आक्रमण किसको कर रहा है, उस लाल रंग को ये आक्रमण करके भगाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। ओके, तो हम आज का यही खत्म करते हैं, और इसके बाद हम कल इसके आगे चर्चा करेंगे।